हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी ट्री 2 के जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आए। पहले हम 6 to 8 का देखेंगे, फिर उसके बाद हम 9, 10 का देखेंगे, उसके बाद हम 11, 12 का देखेंगे, यानी हम पीजीटी का भी देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आए। देखो, आप 6 to 8 का क्वेश्चन आपको देख के पता चल जाएगा। मैं पहले आपको बता दे रही हूँ, 6 to 8 दे रहे हो ना तो 9, 10 तक का एनसीईआरटी कवर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं से। ये आपको देख लीजिए 6 to 8 का ही दिया हुआ है। तो फिर हम देखिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज की प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो कौन शुरू किया था ये? तो इसको किया था पुर्तगाल और स्पेन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैं आपको टेलीग्राम पे ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगी, आप जरूर से देख लीजिएगा, और इसके साथ में इसका आंसर की भी जो आयोग ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? देखो, इसमें परंपरागत मत की बात कर रहा है, क्या है? नए आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, हाँ ये भी सही था। ईसाई धर्म का प्रचार, ये भी सही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। याद रखिएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? देखो, ये अब आपको लगेगा कि देखो 6 to 8 तक आया तो 6 to 8 तक का पूछना चाहिए था। नहीं, ये बोस्टन टी पार्टी अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। तो ये किस में आया हुआ है? ये आया तो हुआ है 8 तक वाले क्लास में, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। तो बोस्टन टी की पार्टी की बात हो रही है। इसकी गठन कब हुई थी? 1773 में हुई थी, याद रखिएगा। उस टाइम पे 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? तो थॉमस जेफरसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। देखो, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? तो देखो, उस टाइम पे कौन कौन थे? रूसो भी थे, मॉन्टेस्क्यू भी थे, वोल्टेयर भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल। देखो, महामंदी का जो काल था वो कब से कब तक था? तो ये जो था ना, आर्थिक समस्या। इसका राइट आंसर, आर्थिक समस्या जो था, ग्रेट डिप्रेशन, इसको आर्थिक समस्या का काल कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में। अब हम अगला देखते हैं, हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक थे। देखो, झारखंड की बात कर रहा है, तो उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिरसा मुंडा थे। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में शफाहार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित थी? तो ये किससे संबंधित थे? तो ये संथाल से थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संथाल से थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? इसके उद्योग के पतन का जो कारण था ना, उस देखो कारण, तो इसका मतलब ये क्या था? मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो दिया हुआ है, औपनिवेशीकरण शासन ने भारत में कौन सी राजस्व लागू की थी? देखो, अस्थाई बंदोबस्त भी की थी इन्होंने, और रैयतवारी भी की थी, महालवारी। ये देखो 8th क्लास का, ये तो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा, बस ये मत करिएगा 6 to 8 बस पढ़ के जाइएगा। अब 11 नंबर का हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है। अप्रैल थीसिस में क्या था? देखो, अप्रैल थीसिस में क्या क्या था? वो था, देखो, अप्रैल थीसिस में लेनिन की जो मांग थी ना, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, ये थी इनकी मांग, और कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, ये भी सही था। ठीक है, और ये जो था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 में नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सा है, इसमें बताना है। पहली बात तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सिविल कोड 1804 को और किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? देखो, महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? सबसे पहला जो था, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये याद रखिएगा। और विधिक समानता, सबको मतलब कि समानता मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, इसमें था। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको भी मतलब कि सुरक्षित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है हमारा 13 नंबर का, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान में दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? इन्होंने कौन से स्थान पे ये किया था? तो इन्होंने किया था ये सिंगापुर में इन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो, वहां से अपना ये नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो है
किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो नागपुर सत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नागपुर सत्र में लिया गया है। तो इसका राइट आंसर नागपुर सत्र में लिया गया। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? देखो सिर्फ एक जगह की इन्होंने अध्यक्षता की थी, वो वेलगांव का हुआ था। वेलगांव का याद रखिएगा, वेलगांव का इन्होंने जो किया था सिर्फ एक जगह का किया था, वो भी एक ही बार, वो भी 1924 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। और लखनऊ का अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इसमें जो 1907 में सूरत में नरम गरम दल में फूट हुआ था, तो इसमें फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब इसमें दोनों लोग में फ्रेंडशिप हो गई, तो याद रखिएगा। अगला है, गांधी जी की दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? देखो गांधी जी का जो दांडी यात्रा है उसको कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो नमक सत्याग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नमक सत्याग्रह कहा जाता है। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखो जगदीशपुर की बात हो रही है तो कुंवर सिंह, यहाँ पे कुंवर सिंह किए थे। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन अब बेगम हजरत महल का भी जान लीजिएगा, इन्होंने लखनऊ से किया था, और इन्होंने लखनऊ से किया था। और जगदीशपुर से किसने किया था? तो कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, याद। अगला जो क्वेश्चन है ये है, किसने दिया था ये वाक्यांश, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी रचना किसने किया था, या फिर इसको बोला किसने था? तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा। मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन की जो क्वेश्चन कराई है ना, उसको जरूर से देखिएगा, 150 नंबर का। और बाकी एनसीईआरटी तो मैं कंप्लीट कराई रही हूँ, एससीईआरटी उसको भी देख लीजिएगा। अगला हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसने देखो अवध किसान सभा की स्थापना की थी? देखो अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी की थी बाबा रामचंद्र दास ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र दास ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन होता है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन है? देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक तो पूछा है आपसे, और वो भी पूछा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अब्दुल गफ्फार खान थे, इनका नाम याद रखिएगा। अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। देखो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे खाजा मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है? तो शिलाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिलाव। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखो भागलपुर क्षेत्र जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो है, हम आपको देखो बिहार स्पेशल की भी क्लास आप जरूर से कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, मैं उसमें 200 प्लस क्वेश्चन कराई हूँ, पूरे इंपॉर्टेंट कराई हूँ, आप समझ जाइएगा देख के। कॉटन और सिल्क के लिए सिल्क सिटी के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही है? देखो इसमें हमें कौन सा युग्म सही है वो पहचानना है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो आपको सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे क्या मिलता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें लीची देखो मुजफ्फरपुर का फेमस है, ये तो एकदम सही है। केला वैशाली का फेमस है, ये भी सही है। मखाना मधुबनी का फेमस है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चीन में हुआ था छपाई तकनीक का विकास, याद रखिएगा। अगला है 1917। देखो 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसको किया था सेठ हुकुमचंद ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखो होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस जो होते, देखो ये होता क्या है होम चार्जेस, पहले इसको हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये जो होता है ना, देखो भारत के बाहरी रेट पर दिए जाने वाला ब्याज था, और ब्रिटिश अधिकारियों को व्यक्तिगत संपत्ति प्रेशर था, और ब्रिटिश अधिकारियों को जो पेंशन या वेतन वगैरह दिया जाता था वो था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। आपने बीएड वगैरह में इनके बारे में पढ़ा होगा, आर्ट वाले में, उसमें कला में जो होता है। अगला है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपको लगेगा 6 to 8 है, देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको पढ़ना तो पूरा है, मतलब सिर्फ 6 to 8 तक नहीं पढ़ना है। तो यंग इटली नामक पुस्तक मतलब कि गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी मैजनी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो कौन इस पे प्रबल विरोधी थे? तो देखो कौन कौन था उसमें थे। देखो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया था तो लाला लाजपत राय और अन्य नेता भी, जैसे महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू जी भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक क्वेश्चन के मतलब आंसर हुआ। अगला हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, ये है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? इसको किसने कहा था? इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है जो 33 नंबर का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये कि राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्धों को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? तो केलांग और ब्रिएड पैक्ट ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, याद रखिएगा। अगला हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करती है? जो कार्डिंग शब्द है ना वो इंगित करती है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन जो है, गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स किसके द्वारा लिखा था? इसको किसने लिखा है? तो देखो इसको लिखा जो है ना, इसको लिखा है डेविड हार्डमिन द्वारा। इन्होंने गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स को लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? देखो इसको मैंने क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 2 में कराया था और ये आया भी था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 36 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, याद रखिएगा। अगला हमारा 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था, देखो जो वुड्स सम्मेलन था ना, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें था कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास को सुविधाजनक बनाना। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी इसकी स्थापना, याद रखना। चीनी लोक गणराज्य यानी जनवादी गणराज्य की स्थापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? तो किसने सहायक भूमिका निभाई थी? तो देखो इसमें जो सहायक भूमिका निभाई थी ना वो निभाई थी, तो औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारक थे? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक था, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, उसके बाद हम 9th का यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 9th का देखेंगे। 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश था? तो कौन थे? तो बी एन राव जो थे ना, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो द हेग में, याद रखिएगा, नीदरलैंड के द हेग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हम 9th और 10th का हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देखेंगे उसको पूरा। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप 8th का दे रहे हो तो 9th 10th जरूर पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी। अब हम 9th का देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मेंशन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला? मतलब लकड़ी जो होती थी उसको कुरेद कर फिर उसको नाली बनाने का, तो कालीबंगन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सैंड्रोकोटस के लिए किसको किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? देखो बोधगया की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में उन्होंने किया था? तो 10वें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से अशोक के त्रिरत्न में विश्वास का प्रकट करता है? मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख था जिससे पता चलता है कि अशोक जो थे वो त्रिरत्नों में विश्वास करते? तो भाब्रू। तो इसका राइट आंसर है भाब्रू के अभिलेख से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में जो वार्ता था ना वो क्या था? तो मौर्य काल में जो वार्ता था वो था
देखो मौर्य काल में जो वार्ता था वो पशुपालन, कृषि कार्य और क्या क्या था उसमें। देखो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप में वार्ता के नाम से जाना जाता था। तो इसका एक स्वामित्व भी होता था, मतलब कि राजा जो होते थे उस भूमि पर उसका एक अलग से स्वामित्व होता था। अधिकारी भ्रमण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 7 नंबर का है, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो मौर्य काल में जो रूपा जीवा था, इनमें से व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, दास प्रथा नहीं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं था, क्योंकि रूपा जीवा जो था ना, वो रूपा जीवा जो था वो वेश्याओं के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं का वर्णन करने के लिए आमतौर पर रूपा और जीव शब्दों का प्रयोग किया गया था, ये याद रखिएगा। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। जो कौटिल्य थे उन्होंने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, तो इन्होंने जो किया है ना 9 प्रकार के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 प्रकार के। अगला है मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। संग्रहण जो था वो किस क्षेत्र से संबंधित था, तो भू राजस्व से, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है भू राजस्व से। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया है किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो 14 से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल का माइक्लो एंजल कौन था। माइक्लो एंजल कौन था, मतलब पुनर्जागरण काल के टाइम का, तो कौन थे, तो वो जो थे ना वो चित्रकार थे। माइक्लो एंजल जो थे वो चित्रकार थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चित्रकार थे। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन जो इनके प्रधान सचिव कौन थे, तो भड्डी थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला है भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। तो इन्होंने किसको राजदूत बना के हर्षवर्धन के पास भेजा था, तो हर्षवेग को बना के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है हर्ष के। देखो हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। तो चाट एवं भाट कौन कहलाता था, तो पुलिस कहलाता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया है। मतलब कि कौन सा ऐसा चोल शासक था, तो कौन से थे, तो राजराज प्रथम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजराज प्रथम। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो राजेंद्र प्रथम ने भी किया था, राजराज प्रथम ने भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टेफेसन ने रेलवे चलाई थी। तो किस वर्ष चलाई थी इन्होंने देखो इसमें पहले तो 1826, 1829, 1833, इसमें सारे गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने कब चलाया था, तो याद रखिएगा ये 15 सितंबर 1830 को इंग्लैंड के लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चला गया था, तो 1830 याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है द वेल्थ ऑफ नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो की थी एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टाइद क्या। देखो फ्रांसीसी क्रांति में जो मध्यम वर्ग मतलब हो गया जो सबसे थर्ड में आते थे वही कर देते थे, 2 प्रकार का कर देते थे, टाइल और टाइल। तो टाइद पूछा है क्या था, तो ये धार्मिक कर था, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी यानी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है। इसको लिखा किसने, इसको लिखा है रूसो ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रूसो ने लिखा है, याद रखिएगा। अगला है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कौन सी द्वीप पे हुआ था, तो ये हुआ था कार्शिका द्वीप पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी, 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। मैं अलग से आपको सारा ये अलग अलग से चैप्टर में क्वेश्चन करा दूंगी। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश को कौन से मूल्य पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, तो इन्होंने जो खरीदा था ना, इसको खरीदा था 1 लाख जीतल पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1 लाख जीतल पे खरीदा था। अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी ना 1229 में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1229 में प्राप्त हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब मुमल्लिक सृजित किया गया था। तो किसके टाइम पे आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बहराम शाह के टाइम पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला
क्वेश्चन जो है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? सबसे पहले किस लिए मतलब इसको नियुक्त किया गया था? तो इसको जो नियुक्त किया गया था ना, खासदार के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? मतलब कि जब वो मरे नहीं थे उसके पहले ही अपना मकबरा उन्होंने बनवा लिया था। तो इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इल्तुतमिश ने। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? देखो, अकबर की जो अंतिम विजय थी ना, वो कौन सी थी? तो वो असीरगढ़ जो था वहाँ की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हो रहा तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेसी टार्ट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेसी टार्ट था। याद रखिएगा, उस टाइम पे वेसी टार्ट था, इसका नाम याद रखिएगा। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। हेक्टर मुनरो जो था उसने क्या किया था? उसने नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद से ना 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था उस टाइम पे? तो एलिस था, एलिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एलिस था। अगला है, फैजाबाद। अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखो, फैजाबाद की बात कर रहा है, मतलब अब उसका नाम चेंज हो चुका है, याद रखिएगा, अयोध्या हो गया। तो किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे मौलवी हमदुल्ला ने किया था, मौलवी हमदुल्ला ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हमने देखा 6 to 8 में भी आया था कि कहाँ पे किसने कहाँ नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा, मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सॉरी, इसमें देखो, उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, याद रखिएगा, AUM के द्वारा। उस टाइम पे वायसराय कौन था? डफरिन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है डफरिन। ये जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन करजन के टाइम पे हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया 6 to 8 का जब करा रही थी, 1907 में नरम गरम दल का विभाजन हो गया था। फिर 1916 लखनऊ के अधिवेशन में इन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? देखो, मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, 1908 में हुआ था, 1908। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1908। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवी ने भाग लिया था? मतलब जब दांडी यात्रा हो रहा था तो उनके साथ कितने स्वयंसेवी जो थे वो भाग लिए थे? तो उनके साथ लिए थे 78 लोगों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पे, मतलब कि किस स्थान पे हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, ये कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ये बिहार से, ये भी याद रखिएगा। देखिए, 6 to 8 हमने कंप्लीट कर लिया है और 9 to 10 का हिस्ट्री। अब हम अलग से 11-12 का हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना है, क्योंकि लंबी वीडियोज़ हो जाती है तो देखने का मन नहीं करता है। तो वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो कैसा है।